हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग में घटी कुछ अजीब और मिस्टीरियस घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। अंधेरों में। ये पहली घटना कोडी नाम के एक लड़के के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको कोडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम कोडी है। मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने दादा दादी के साथ रहता था। ये घटना 1980 की है। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा डॉगी था। मेरे पेरेंट्स ज़्यादातर बिजनेस करते थे, तो वो बिजनेस के काम से शहर से बाहर रहते थे और मैंने अपना पूरा बचपन अपने दादा दादी के साथ ही गुजारा है। जहाँ पर मेरे दादा दादी रहते थे मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मेरा बस एक ही दोस्त था जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहता था। उसको कुछ मेंटल कंडीशन थी। उसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो थी। उसका नाम जैक था और मेरे डॉगी का नाम ब्रूनो था। एक बार जैक मेरे घर आया। हम काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे। जहाँ पर मेरा घर था वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा सा जंगल था। वहाँ पर लोग आया जाया करते थे। ज़्यादातर कंपनियाँ वहाँ से लकड़ियाँ काट के ले जाती थीं। वहाँ पर कई लोग कैंपिंग करने भी जाते थे। मैंने जैक से वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए बोला। पहले तो उसने मना किया, लेकिन दोबारा वो वहाँ पर चलने के लिए राज़ी हो गया। इस वक्त हम दोनों की उम्र करीब 14 या 15 साल की थी। मैं, जैक और मेरा डॉगी ब्रूनो कैंपिंग के लिए उस एरिया में चले गए। मेरे दादा दादी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे क्योंकि वो मुझको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं कहीं भी जाऊँगा तो रास्ता भूल जाऊँगा। खास करके तो वो मुझे उस जंगल में जाने से मना करते थे जहाँ पर मैं कैंपिंग के लिए जा रहा था। इसके बारे में मैंने अपने दादा दादी को नहीं बताया। मैंने उनसे बस इतना बताया कि मैं जैक के साथ उसके घर पर जा रहा हूँ और आज रात को मैं उसी के घर पर रुकूंगा। उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे जैक के यहाँ जाने के लिए परमिशन दे दी। हम सबसे पहले जैक के यहाँ गए और सारा कैंपिंग का सामान लेके उस कैंपिंग एरिया पर चले गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस दिन वहाँ पर एक भी कैंप नहीं लगा हुआ था। ये बात मुझे और जैक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। हालांकि उस कैंपिंग लोकेशन से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। हम चाहते तो वापस भी जा सकते थे, लेकिन फिर भी हमने वहीं पर कैंप लगाने की सोची। हमने सारा कैंप वहीं पर ही सेटअप किया और आग जला ली। हम वहीं पर ही बैठे हुए थे। हम अपने साथ खाने के लिए ढेर सारे सैंडविचेस लाए थे और ब्रूनो भी हमारे साथ खेल रहा था और वहीं पर बैठा हुआ था। शाम हो गई थी और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उस वक्त जंगल में सिर्फ हमारी कैंप फायर की वजह से ही रोशनी थी। हमारे पास कुछ टॉर्च भी थी जो कि हमने अपने कैंप के अंदर रखा हुआ था। उस वक्त ठंड भी ज़्यादा थी और जैक को बुखार हो गया था। वो अपने साथ अपनी दवाइयाँ लाना भूल गया था। उसका बुखार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैंने जैक से कहा कि वो यहीं टेंट पर रुके और मैं घर जाके उसके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। उसने मुझे जाने से मना किया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने उससे बोला कि ब्रूनो यहीं तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उसको और ब्रूनो को वहीं पर छोड़ के घर पर दवाई लेने के लिए चला गया। जब मैं दवाई लेकर वापस आया तो वहाँ के हालात कुछ ज़्यादा ही अजीब थे। जैक अपने टेंट में नहीं था। कैंप फायर चल रही थी और मुझे ब्रूनो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे और इतनी देर में क्या हो गया मुझे कुछ भी नहीं पता। वो पूरा एरिया एकदम सुनसान हो गया था। मैं उस पूरे काले अंधेरे जंगल में एकदम अकेला था। मैं ज़ोर से चिल्ला के जैक और ब्रूनो को आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन उन दोनों का कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने तुरंत कैंप से टॉर्च निकाली और उन लोग को ढूंढने लगा, लेकिन वो लोग मुझे कहीं भी नहीं मिले। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने सोचा कि मैं घर जाके अपने दादा दादी को इसके बारे में बताऊं।
मैं जैसे ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मुझे तुरंत ब्रूनो के भौंकने की आवाज़ आई और वो आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। जिस तरफ से वो आवाज़ आई थी, मैं तुरंत ब्रूनो का नाम बुलाते हुए उसी तरफ जंगल के अंधेरे में भाग रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी टॉर्च की मदद से ही जंगल के अंधेरे में बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर तक अंधेरे में भागने के बाद मुझे ब्रूनो की भी आवाज़ आना बंद हो गई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तभी अंधेरे से मुझे जैक की आवाज़ आई। वो मुझे अपने पास बुला रहा था। इस बार वो आवाज़ उसी कैंप की तरफ से आ रही थी जो हम लोगों ने सेटअप किया था। मैं धीरे धीरे जैक के पास गया और उसका नाम बुला रहा था। मैं कैंप से करीबन 20 यार्ड की दूरी पर ही खड़ा था। मुझे 20 यार्ड की दूरी पर ही कैंप के पास एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी और शायद वो जैक की परछाई थी। मैं उस परछाई को देख के जैक की तरफ खूब जोर से भागा और उसका नाम भी चिल्ला रहा था। लेकिन अजीब तो ये हुआ कि जब मैं उस कैंप के पास पहुंचा तो वो परछाई टेंट के अंदर जा रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो टेंट के अंदर घुस गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर जैक मुझे अपने पास बुला के फिर टेंट के अंदर क्यों चला गया। मैं उस टेंट को एकदम साफ साफ देख रहा था। मैं जैसे ही टेंट के पास पहुंचा, मुझे टेंट के अंदर से टॉर्च चलती हुई दिख रही थी और मुझे जैक की परछाई भी दिख रही थी, जो कि साफ साफ टेंट के अंदर ही बैठा हुआ था। मैंने जैक से पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। उस वक्त मैं टेंट के बाहर ही खड़ा था और जैक टेंट के अंदर था। मैं उसकी परछाई से बार बार यही पूछ रहा था कि मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ पर थे। उसका फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा उससे पूछा कि ब्रूनो कहाँ है, वो भी नहीं दिख रहा है। मेरे इस सवाल का भी कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे जैक के ऊपर उस वक्त गुस्सा आ रही थी। मैं तुरंत टेंट के अंदर घुसा और अंदर कोई भी नहीं था। वो परछाई जो मुझे टेंट के बाहर से दिखाई दे रही थी वो भी गायब हो गई और ये मेरा कोई भी वहम नहीं था। मैं कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरा वहम था या सच। मैं टेंट के अंदर ही कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ा था और तभी मुझे टेंट के बाहर से ब्रूनो के भौंकने की आवाज़ आई और जैक मेरा नाम बुला रहा था। मैं जैसे ही टेंट के बाहर निकला, वो दोनों वहीं पर ही खड़े थे और मैं उन्हें देख के चौंक गया था। मैंने उन दोनों से पूछा कि तुम लोग कहाँ पर थे, तो जैक ने मुझे बताया कि मेरे जाने के करीब 5 मिनट बाद उसको दोबारा मेरी आवाज़ आई और ब्रूनो ने भी मेरी आवाज़ सुनी और मैं उन दोनों को जंगल के अंदर बुला रहा था, जंगल के उस हिस्से में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। जैक ने मुझसे पूछने की भी कोशिश की कि तुम मेरे लिए दवाई लेने गए थे, तुम जंगल में वापस कहाँ से आ गए, लेकिन मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर जैक और ब्रूनो मुझे ढूंढते हुए जंगल के अंदर गए और फिर मैं उन्हें कहीं भी नहीं मिला। उन दोनों ने यह भी बताया कि उनको एक परछाई दिखाई दी जो हूबहू मेरे जैसी ही थी और मैं जंगल के अंदर उन्हें बुला रहा था। जब जैक ने मुझे ये बात बताई तो मैंने भी उसे वो बात बताई कि मुझे भी टेंट के अंदर एक परछाई जाती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद वो गायब हो गई। इस बात को हम दोनों समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर है। हमने उसी वक्त अपने टेंट को पैक किया और मैं, जैक और ब्रूनो तीनों लोग वहाँ से जाने लगे। जब हम तीनों लोग अपना कैंप पैक करके वहाँ से जा रहे थे तो हमें जंगल के अंदर से दोबारा एक आवाज़ आई और हम दोनों ने जंगल के अंदर देखा तो हमें एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई हमें साफ साफ पेड़ के ऊपर खड़ी दिखाई दे रही थी और उस परछाई की हाइट तकरीबन हमारे जितनी ही थी और वो एक लड़के की परछाई थी। पहले उस परछाई में मेरी आवाज़ आई जो कि जैक और ब्रूनो को अपने पास बुला रही थी और हम लोगों ने साफ साफ उसे देखा। ब्रूनो उसे देख के भौंकने लगा था और मैं और जैक वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। जब हम थोड़ा सा और आगे पहुँचे तो उसी परछाई में से जैक की आवाज़ आई और मैंने भी उसे साफ साफ सुना। फिर धीरे धीरे उस परछाई में से हमें लाल लाल चमकती आंखें दिखाई दी और हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने अपना कैंप का सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और तीनों लोग जंगल से बाहर भागने लगे। ब्रूनो भी लगातार भौंक रहा था लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हम भाग के अपने घर पर पहुंचे और मैंने अपने दादा दादी को बाहर बुलाया। दादा दादी ने हम दोनों लोगों को देखा और फिर उन्होंने हमसे हमारी हालत के बारे में पूछा। जब हमने ये बात दादा दादी को बताई तो वो लोग हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हुए। दादा ने बताया कि इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने से मना करता हूँ। उन्होंने हमें डांटा भी कि हमने उनसे झूठ बोला। तब दादी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले
वहां पर एक बच्चे को जानवर खा गया था और वहां पर वो बच्चा कैंपिंग करने अकेले गया था। उस वक्त भी उस बच्चे की उम्र करीबन 14 से 15 साल की थी और उसके बाद वो बच्चा कहीं भी नहीं दिखा। कई बार उस बच्चे को जंगल के पास टहलते हुए भी देखा गया और वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके मरने के कई सालों बाद उसके होने का एहसास वहां पर लोगों को होता रहता है, इसलिए वहां पर जल्दी कोई भी नहीं जाता, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग भी वहां पर कैंपिंग करने जाते हैं वो अक्सर साथ में रहते हैं और कई बार तो कैंप के अंदर जाए हुए लोगों को आवाज़ भी आती है कि कोई बच्चा उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है, इसलिए हम लोग तुम्हें वहां पर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन फिलहाल अब तुम वहां पर कभी नहीं जाना। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। और फिर उस दिन के बाद से मैं, जैक और ब्रूनो कभी भी उस जंगल के अंदर नहीं गए। तो ये थी कैंपिंग से रिलेटेड पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। कैंपिंग की ये दूसरी घटना एमिली की पूरी फैमिली के साथ हुई थी। ये घटना काफी ज्यादा अजीब है और अब आगे की घटना मैं आपको एमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एमिली है, मैं इटली की रहने वाली हूँ। इटालियन नेशनल फॉरेस्ट काफी ज्यादा खूबसूरत है। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरी 12 साल की एक बेटी थी। हम लोग 1995 में इटालियन फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए गए थे। ये हमारा पहला कैंपिंग ट्रिप था, मतलब हमारी फैमिली के साथ हमारा पहला कैंपिंग ट्रिप। इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड कई बार कैंपिंग पर जा चुके हैं, लेकिन एमिली पहली बार हमारे साथ कैंपिंग पर आई थी। उसको भी कैंपिंग पर जाना बहुत अच्छा लगा था। ये घटना जो हमारे साथ इटालियन फॉरेस्ट में घटी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। हमने कैंपिंग साइट पर अपना कैंप लगाया। मेरे हस्बैंड अपना काम कर रहे थे और कैंप को सेटअप कर रहे थे। मैं और एमिली थोड़ा खाना प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि शाम के लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी थी। वहाँ पर और भी कई लोगों ने अपने कैंप्स लगाए हुए थे, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूरी पर थे, मतलब इतनी दूरी पर कि हमें वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वहाँ पर किसी ने कैंप लगाया है। वहाँ पर ज़्यादा कैंप नहीं थे, मुश्किल से 3 या 4 कैंप, वो भी हमारे कैंप को मिलाकर। कैंपिंग की इस लोकेशन पर हम पहली बार आए थे। इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड कहीं और जाया करते थे, लेकिन ये जगह थोड़ी फैमिली के लिए सेफ है, इसलिए हमने अपनी बच्ची का ध्यान रखते हुए इसी जगह को चुना था। उस जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर भी वहाँ पर राउंड लगाया करते थे, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ था। आने वाले टूरिस्ट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम सब वहाँ पर आराम से बैठे हुए अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। एमिली म्यूजिक चला रही थी और वो डांस कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के उसका डांस देख रहे थे। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था। मैंने एमिली से सोने के लिए बोला, क्योंकि अगली सुबह उठ के हमको अपने काम पे दोबारा वापस जाना था। एमिली सोने चली गई और मैं और मेरे हस्बैंड बाहर कैंप के पास बैठे हुए वाइन पी रहे थे। तभी हमें रात में एक फैमिली नजर आई। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ थे, जो लोग कैंप के लिए लोकेशन ढूंढ रहे थे। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। उनको कोई भी अच्छी लोकेशन नहीं मिली और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। आमतौर पर रात के 12 बजे कोई भी कैंप सेटअप करने नहीं आता है। उनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और शायद इसीलिए उन्हें जगह नहीं मिली। काफ़ी देर से वो लोग परेशान थे। मेरे हस्बैंड ने उन्हें अपने पास बुलाया और हमारे कैंप के जस्ट साइड में एक कैंप लगाने की जगह भी थी। वहाँ पर उन्हें कैंप लगाने के बारे में बताया और उन लोगों ने हमारी बात भी सुनी और वो लोग चुपचाप हमारे पास आए। बहुत शांत थे वो लोग, उनके चेहरे पे किसी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। हमने उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आप लोगों को बहुत लेट हो गया है और इस वक्त आप लोगों को कहीं भी कैंप लगाने की जगह नहीं मिलेगी, आप हमारे टेंट के बगल में अपना कैंप सेटअप कर सकते हैं। उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने वैसा ही किया। हम कुछ देर उन्हीं के साथ बैठे और हमने उनसे अच्छे से बात भी की। उनसे बात करते हुए वक्त का पता भी नहीं चला। रात के 2 बज गए थे। फिर हमने उनसे कहा कि हमें सोने जाना है। उसके बाद हम अपने टेंट के अंदर चले गए। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कैंप के बाहर ही बैठे हुए थे और रात भर वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, बहुत अजीब सी बातें। ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, पर किस चीज़ से ये नहीं पता। मैं और मेरे हस्बैंड उन्हीं की बातें सुन रहे थे। हम उन्हें अंदर से देख सकते थे।
उनकी परछाई हमें हमारे टेंट पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। और रात के करीबन 3 बजे वो दोनों हमारे टेंट के चारों तरफ गोल गोल घूम भी रहे थे, जैसे कि कोई काले जादू का रिचुअल करता हो। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे हमें बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया। उन्होंने भी वो चीज़ देखी थी, लेकिन हम लोग शांति से चुपचाप लेटे हुए थे। हमारे टेंट के करीब 5 बार गोल घूमने के बाद वो दोनों लोग अपने टेंट के अंदर चले गए और उन्होंने हमारी कैंप फायर भी अपने पैरों से बुझा दी थी। वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। सुबह होने में करीबन 3 से 4 घंटे बाकी थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे सोने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि तुम सो जाओ, मैं जग के सब चीज़ देख रहा हूँ। मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साइड में सो रहे थे और मेरी बेटी भी सो रही थी। मैं सुबह तुरंत टेंट के बाहर निकली। सामने जितने भी लोग थे या जो भी टेंट हमें पहले दिखाई दे रहे थे वो लोग अपना कैंप पैक कर रहे थे। और हमारी साइड वाला कैंप, जिसके हस्बैंड वाइफ रात में हमारे साथ आकर बैठे थे, हमने जब उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो पूरी जगह खाली थी। शायद वो लोग बहुत जल्दी अपना टेंट पैक करके चले गए थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने चारों तरफ देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग नहीं दिखे। फिर हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। हमारी बेटी भी हमसे उनके बारे में पूछ रही थी, लेकिन हमने उसे ज़्यादा नहीं बताया, वरना वो डर जाती और उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गलत इम्पैक्ट भी पड़ता। हम फिर वहाँ से जाने लगे। जब हम फॉरेस्ट से थोड़ा सा बाहर आए तो वहाँ पर बाहर एग्जिट पर ही फॉरेस्ट रेंजर्स का ऑफिस है। हम वहाँ पर गए। हमें हर चीज़ वहाँ पर रिपोर्ट भी करनी होती थी कि जब हम फॉरेस्ट के अंदर एंट्री लिए और एग्जिट लिए हमें उस चीज़ की टाइमिंग और डिटेल बतानी होती थी। इसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस के अंदर गए और वहाँ पर हमने जो चीज़ देखी हम दोनों देख के हैरान हो गए। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें फॉरेस्ट के अंदर की मिसिंग लोगों के बारे में कंप्लेन लिखी हुई थी और उनके बारे में डिटेल्स भी दी गई थी। और वहाँ पर उन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ थी। जब उन फोटोग्राफ्स को मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वो फोटोग्राफ्स को वहाँ पर करीबन 6 महीने पहले लगाया गया था। हमने जब वहाँ के रेंजर्स को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। उन रेंजर्स ने हमें ये बताया कि इनके खो जाने के बाद रेंजर्स ने उन लोगों को ढूंढा भी था और उनके खोने के करीबन 1 महीने बाद रेंजर्स को इन दोनों की डेड बॉडी भी मिली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हालत में मिली थी। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नशा कर लिया था और ओवर ड्रग की वजह से इन दोनों लोगों की मौत भी हो गई थी। हमने पुलिस वालों को बताया कि ये हमें रात में दिखे थे और इन्होंने अपना कैंप हमारे कैंप के बगल में भी सेटअप किया था, लेकिन वो रेंजर्स हमारी बात बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे बार बार बोलने पर वो लोग फिर उस जगह पर गए भी जहाँ पर हमने अपना कैंप सेटअप किया था। उन लोगों ने वहाँ पर देखा, लेकिन वहाँ पर उनको मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के फुटप्रिंट्स के अलावा और कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिले, जिससे उनको हमारी बात पर अब तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। हमने फिर इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग फिर हमें पागल ही समझते और हमें मेंटली अनफिट कर सकते थे। इसलिए हमने उन्हें बोला कि शायद हमें किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है, और उसके बाद हम लोग अपने घर वापस चले गए। पूरे रास्ते हमारी बेटी शांत बैठी हुई थी और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हम लोग बस उसी घटना के बारे में सोच रहे थे। आखिर वो लोग कौन थे? अगर वो लोग बहुत पहले मर चुके थे तो क्या वो उन लोग की आत्मा थी जो हमसे मिलने आई थी? हम लोग बस इसी चीज़ को बार बार सोच रहे थे और फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने इसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया। तो ये थी दूसरी कैंपिंग स्टोरी। अब मैं आपको एक तीसरी कैंपिंग स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये घटना कैनेडियन फॉरेस्ट में घटी थी और ये घटना जिस लड़की के साथ घटी थी उसका नाम एमेला था। और अब आगे की घटना मैं आपको एमेला के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एमेला है। मैं अपनी दोस्त रोसी के साथ एक बार कैनेडियन फॉरेस्ट के कैंपिंग एरिया में कैंपिंग करने गई थी। बहुत ही अजीब घटना थी। उस वक्त हमारा कैंप ही वहाँ पर था। जितने भी बाकी कैंप्स थे वो सब एक दिन पहले ही जा चुके थे और जहाँ पर हमने कैंप लगाया था वो उस दिन उस एरिया पे कैंपिंग लगाने का आखिरी दिन था। उसके अगले दिन से वहाँ पर कुछ और फेस्टिवल होने वाला था, इसलिए वो जगह पहले ही किसी को अलॉट कर दी गई थी। हम वहीं पर ही अपना कैंप लगा के एंजॉय कर रहे थे। मैंने और एमिला ने रात भर बात की और हमने खूब एंजॉय किया, लेकिन हमारे साथ ये सबसे ज़्यादा अजीब हुआ।
उस रात हमने किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं किया था। हम रात के करीब 12 बजे अपने टेंट में जाकर सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो हम अपने टेंट में नहीं थे। हम अपने टेंट से करीबन 3 से 4 मीटर दूर लेटे हुए थे। अमेला भी अपने टेंट से करीबन 3-4 मीटर दूर लेटी थी। जब हम उठे तो हमने देखा हमारे पैरों पर बहुत अजीब तरीके के निशान हैं। ऐसे निशान जैसे किसी ने हमें खूब मारा हो। हमारे हाथ पैर बुरी तरीके से लाल थे। शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात में तो हम अपने टेंट पे बहुत ही आराम से सोए थे, लेकिन दिन में जब हम उठे तो हमारे साथ सब कुछ अलग ही हुआ था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक इसके बारे में बात करते रहे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमने किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं किया था, और ना ही हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि रात में हमें किसी ने उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया हो। बहुत ही अजीब घटना थी ये। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। खैर, इस घटना को हमने कई लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी हम पे विश्वास नहीं किया। लेकिन अब क्या कर सकते थे, इस घटना का हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था, तो फिर हमने इस बात को लोगों को बताना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कैंपिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।